वेलकम टू बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च 2023 है और जल्द ही आई थिंक 26 मार्च को आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। मैं आशा करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आप अधिक से अधिक चीज़ों को रिवाइज़ करें, जितना हो सके उतना एमसीक्यू आप सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड वीमेन ऑल्सो। सो इट विल बेटर फॉर यू दैट कि आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बेहतर होगा। तो आप तैयारी करते रहें। बाकी हम आपके लिए डेली करंट अफेयर और एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आते हैं और कुछ प्रश्नों को भी हम साथ साथ अंतिम में सॉल्व करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अंतिम तक इस वीडियो को देखें और जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित इंफॉर्मेशंस हैं उसे आप कलेक्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे प्रमुख जो न्यूज़ है इसकी हम चर्चा करेंगे। हालांकि आज 8 मार्च है और आज होली का त्यौहार है। होली हम सभी को पता है कि भाई एक समानता का प्रतीक है। कलर जो है, चाहे किसी भी कलर, किसी भी भाव, किसी भी धर्म, उसी प्रकार से है जैसे कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो कलर जो है डिस्क्रिमिनेशन न करने का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है एक तरीके से। तो आशा करते हैं कि आप लोग होली बहुत अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया रैंक 108 इलेक्टोरल्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। भारत जो है डेमोक्रेसी में रैंक थोड़ी सी स्लीप किया है। डेमोक्रेसी किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। अब्राहम लिंकन साहब ने डेफिनेशन दिया था। आगे और भी बहुत सारे विद्वान थे। दूसरा जो न्यूज़ है आपका, स्वामी फंड कंप्लीटेड 20,557 होम्स सिंस टू इंसेप्शन 2019। एंड थर्ड जो है, हालांकि ये जीएस सेकेंड में आपका आएगा और ये जीएस आपका सेकेंड में ही आएगा स्कीम्स में। थर्ड है राइज इन टेम्परेचर लीड टू फॉरेस्ट, जीएस थर्ड के अंदर में आएगा। आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश में नालामाला जो फॉरेस्ट है उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण से इस बात का खतरा है कि आने वाले समय में उसमें फॉरेस्ट फायर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। And the most important, Indian IT companies play a integral part of the digital transformations in ASEAN। मिनिस्ट्री ऑफ राजीव चंद्रशेखर ने इस बात को कहा है। एशियान से संबंधित न्यूज है। एशियान अक्सर आईआर के अंदर में प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे, ये जीएस सेकंड के अंदर में। और लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए भी होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि भारत का जो रैंक है 108 आपका 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का रैंक 108 है। ये कई बार आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडेक्स से संबंधित। हो सकता है इस बार आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछ दे या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा बनाया हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ दे। किसी भी प्रकार के इंडेक्स से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट के तहत यह भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया, तो वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट के तहत 2023 में भारत का रैंक 108 है। भारत का रैंक 108 आपको दिखाया गया है। इंडियाज रैंक डिप्ड फ्रॉम द 100 पोजीशन इन 2022 में भारत का रैंक 100 था और आज जो है भारत का रैंक जो है 108 है। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी की जो स्थिति थोड़ी सी बदतर मानी जा रही है इस रैंक के अनुसार से। इस रिपोर्ट के अनुसार तो यही कहता है कि लोकतंत्र थोड़ा सा मतलब डिक्लाइन हो रहा है, डाउन है ना। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए गए हैं। आपको लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ने भारत का रैंक 97 कहा है ना। यहां तक कि सबसे बेस्ट हाईएस्ट कॉम्प्रिहेंसिव की अगर बात करें, बेहतर डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेनमार्क का रैंक पहले स्थान पर है ना। उसके बाद अगर एलडीआई, उसी के बाद स्वीडन का है, नॉर्वे का है, स्विट्जरलैंड का है, इस्टोनिया का है। पाकिस्तान का रैंक जो है 110 हुआ करता था
और ईडीआई के तहत, और 106 जो है आपका पाकिस्तान का रैंक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई एलडीआई के तहत। तो अगर पाकिस्तान का रैंक हमसे कहीं ना कहीं आपको इसमें बेहतर दिखाया गया है, परंतु ईडीआई के अकॉर्डिंग जो है एक स्टेप 110 पाकिस्तान का है, भारत का 108 है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के तहत भारत का रैंक कितना है, तो 108 रैंक है ना। तो डेमोक्रेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी को 100% सक्सेस करने के लिए जनता को एक एजुकेटेड होना होगा, अपने वोटों के महत्व को समझना होगा, क्योंकि हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र हम और आप से मिलकर बनता है, तो लोकतंत्र तभी बेहतर और शक्तिशाली और समन्वय होगा जब हम लोकतंत्र के प्रति उदार होंगे और एक बेहतर नेता, एक बेहतर निस्वार्थ भाव से हम चयन करेंगे, जाति भाव के आधार पर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, नेक्स्ट है आपका स्वामी की बात करते हैं, स्वामी फंड की बात करते हैं। स्वामी फंड जो है कंप्लीटेड कहा जाता है कि 20,557 20,557 होम्स जो है इंसेप्शन 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि स्पेशल विडो फॉर एफोर्डेशंस मिड इनकम हाउसिंग, स्वामी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल फॉर विडो, जो विधवा महिलाएं होती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी के तहत उनके पति का उनके पति शहीद हो जाते हैं, तो उनको विधवा महिला, या फिर किसी भी विधवा महिला की बात है तो उनके लिए स्पेशल तरीके से अफोर्डेबल्स इनकम वाला हाउस प्रोवाइड करवाने का प्रावधान है स्वामीम के तहत। सो स्वामीम का फुल फॉर्म यही होता है, द स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल्स टू मिड इनकम हाउसिंग, जो इन्वेस्टमेंट फंड है, जो 20,557 ऐसे होम 12,000 करोड़ लास्ट 2019 तक प्रोवाइड करवाया गया है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था नवंबर में, जिसका मकसद था कि भाई बॉन्डफाइड स्ट्रेस बॉन्डफाइड प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवानी, वो भी रेरा के तहत। रेरा का मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। और सरकार जो है इस स्वामी इन्वेस्टमेंट के तहत गवर्नमेंट जो है इस फंड को इनिशिएट करती है। आपका एसआईबी सीएपी वेंचर लिमिटेड के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ताकि उनको अफोर्डेबल घर पहुंचाया जाए। हम सभी को पता होगा कि रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वैसे ही घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो इसके लिए ये प्रश्न हो सकता है, स्वामीम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, यहां तक ये पूछ सकता है कि स्वामीम को मैनेज कौन सा बैंक करती है, तो स्टेट बैंक ग्रुप इसको मैनेज करती है ना। ये भी पूछ सकता है कि स्वामी फंड कंप्लीटेड किसके लिए है, विडो के लिए है, ओल्ड एज के लिए है, ऑर्फेनेज के लिए। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा फोकस रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीरीज इन टेम्परेचर लीड टू फॉरेस्ट फायर इन द आंध्र प्रदेश नालाज, आपका नाला मालाज होम। आप सबको पता होगा कि भाई हर साल एक प्रश्न जो है आपके टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे स्थिति में असम पब्लिक सर्विस कमीशन उसी प्रश्नों पर फोकस करती है जो चर्चा में होती है या मीडिया में होती है। तो हम समझेंगे थोड़ा सा कि ये जो नाला मालाज फॉरेस्ट की क्या स्थिति है। फिलहाल इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है कि 40 से ऊपर इसकी टेम्परेचर बढ़ी हुई है। परिणाम तो ये होगा कि जंगल में आग लगने की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है ऐसे स्थिति में। तो इसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस पर कड़ी नहीं। तो यहां पर कहा गया कि नाला माला फॉरेस्ट इस बात का गवाह है कि फॉरेस्ट फायर जो होगा वो भी टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को वहां पर टच कर लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भी फ्रिक्शन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से ट्री से टकराएगा या घर्षण करेगा, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण सूखी लकड़ियां जो है आपस में टकराने से जो इसमें आग उत्पन्न होगी, और परिणामतः ये होगा कि उसी सूखी लकड़ियों से जब आग बढ़ेगी तो आग बहुत तेजी से फैलेगी, और ऐसी स्थिति में पूरी जंगल में आग लगेगा। परिणामतः ज्यादातर जीव जंतु जो जंगल में हैं, जो कंजर्व किए गए हैं प्रकृति के अंदर में, वो जलकर राख हो जाएगा। और तो और हमारे लिए तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो है पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, बहुत सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस मद्देनजर रखते हुए सरकार का इस पर प्रोज है। नालामाला फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान ले कि ये एक तरीके से लार्जेस्ट स्ट्रेच यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है आपका साउथ इंडिया का, खास करके वेस्टर्न घाट से इसकी शुरुआत। अगर इसके लोकेशंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि पहले एक ही राज्य हुआ करता था आंध्र प्रदेश, 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हो जाता है।
तो वो उनके 5 डिस्ट्रिक्ट जिलाओं में ये फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। इसका लोकेशन, नालावाला का लोकेशन जो है एक ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, ये देखा जाता है। ये कृष्णा नदी के आसपास के पश्चिम वाले इलाके में नालामाला फॉरेस्ट है आपका। काफी माना जाता है कि वहां पर टाइगर का पॉपुलेशन काफी अच्छा है। साथ साथ में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी उसी से बिलोंग करता है, एक तरीके से भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व के तौर पर माना जाता है इसमें, है ना। रही बात क्लाइमेट का, तो वहां की क्लाइमेट बहुत ही वार्म होती है, हॉट क्लाइमेट होती है, हर साल एकदम पूरा साल थ्रू आउट ईयर जो है क्लाइमेट हॉट रहती है। तो इसीलिए टेम्परेचर अधिक बढ़ने के कारण जो है सोचा जा, समर स्पेशली बहुत ज्यादा हॉट होता है, विंटर जो है ड्राई होता है और मोस्टली कूल होता है आपका, है ना। और साउथ वेस्ट मॉनसून के दौरान में वहां पर काफी बारिश भी होती है। तो ये चीजें यहां पर देखने। रही बात वेजिटेशन से संबंधित, तो उसकी फ्लोरा की अगर बात करें तो एंडेमिक स्पीसीज हैं, जैसे आपका एंड्रोग्राफिक्स, नालामालियंस आपका है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। हालांकि ये सब प्रश्न के तौर पर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछेगा कि नालामाला हिल्स है कहां भाई, नालामाला फॉरेस्ट है कहां पर आपका, है ना। कहा जाता है कि 700 से ज्यादा भी स्पीसीज, जानवर के स्पीसीज रहते हैं, जैसे टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, ब्लैक बक हुआ आपका, वाइल्ड हॉक्स, पीकॉक, आपके पैंगोलिन्स, आपका इंडियन पाइथन, ये सब बहुत सारे वहां पर देखे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं आपका कि वेजिटेशंस कैसा है, ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसिडुअस होता है, फ्लोरा क्या है, फना क्या है, लोकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, नदी के बारे में पूछा जा सकता है, कितने राज्यों से होकर गुजरती, ये पूछा जा सकता है, उसके डिस्ट्रिक्ट क्या है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपकी इसमें पूछे जाते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए कुछ प्रश्न को भी हम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है 4th नंबर की अगर हम बात करें, कहा जाता है इंडिया आईटी कंपनीज प्लेड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एशियान। मिनिस्ट्री ऑफ राजीव चंद्रशेखरन ने इस बात को कहा है कि हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इस साल के 5th एशिया और इंडिया बिजनेस समिट को एड्रेस किया है आपका। हम जानेंगे कि एशियान कंट्री कौन से हैं, ये भी जानेंगे कि एशियान इंडिया बिजनेस समिट है क्या। तो इस बार का इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उसको एड्रेस किया है ना। वो भी इंडियन आईटी कंपनीज का इसमें काफी रोल है। तो समझेंगे कि क्या है भाई एशियान इंडिया बिजनेस समिट। दरअसल कहा जाता है कि एशियान जो है एक तरीके से फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन ऐसे 3 डिकेड्स हो गए हैं जो भारत के साथ इन 10 सदस्य जो है आपको सबमिट करती है। तो हम जानते हैं एशियान के बारे में समझ लेते हैं आपका। एशियान जो है एक तरीके से कहा जाता है इसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और एक तरीके से इसे बैंकॉक डिक्लेरेशंस के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक का नाम तो सुना ही होगा, युवा भी हैं तो सुना ही होगा इस चीज के बारे में। तो बैंकॉक डिक्लेरेशंस के नाम से भी जाना, तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशंस किसे कहा जाता है, एशियान को, ब्रिक्स को या यूरोपियन यूनियंस को किसे कहा जाता है, ऐसे विकल्प के तौर पर दिया जा सकता है। कभी कभी फाउंडिंग मेंबर के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि भाई एशियान के फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये मुख्य रूप से 5 देश शुरुआती दौर में एशियान को बनाया था बैंकॉक डिक्लेरेशंस के दौरान में। आज अगर हम बात करें तो एशियान में 10 ऐसे प्रमुख देश हैं जिसने एशियान को बनाया है, जैसे इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई आपका, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। ये 10 देश हैं जो एशियान के रूप में जाने जाते हैं। एशियान का मकसद क्या है? एशियान का मकसद है कि एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशंस करना, या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो या फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सोशियो कल्चरल इंटरेक्शंस हो, इन सभी को प्रमोट करना इन एशियान देशों का एक तरीके से कह सकता है उनकी ऑब्जेक्टिव है, एम्बिशंस है। तो ये प्रमुखता है। तो कई बार एशियान अंतरराष्ट्रीय आपके ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एशियान के बारे में पूछ सकता है। अभी भारत में ब्रिक्स चल रहा है तो ब्रिक्स के, भारत में आपका G20 समिट हो रहा है तो G20 के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। भारत ब्रिक्स का आपका हिस्सा है तो ब्रिक्स के बारे में पूछ सकता है। ऐसे कई और हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में भारत से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे आपको याद करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, विच ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया
टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। कौन ऐसा राज्य है जिनके पास खुद का अपना इंटरनेट सर्विस, उन्होंने अपनी ब्रॉडबैंड, अपनी जो फाइबर ऑप्टिक्स डेवलप किया है? तो तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जाहिर सी बात है केरला के पास है अपना, जो अपना उन्होंने डेवलप किया है केरला के नाम से। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड टू स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन्स? स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन्स 2022 जो है गुवाहाटी के द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे किया गया था एक तरीके से। तो प्रश्न आपके तौर पर पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई इसका संबंध असम पब्लिक सर्विस कमीशन से हो सकता है, क्योंकि असम में एक प्रमुख है। तो ये जरूर प्रश्न हो सकता है कि भाई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो आईआईटी गुवाहाटी में हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको, इट्स अ वीवीआई के तौर पर इसे आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढोल उत्सव, आर्ट्स एंड कल्चर से प्रश्न पूछता है उसके आसपास के भी राज्यों से। तो ढोल उत्सव प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। तो सही उत्तर है आपका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, लॉर्ड महावीर वॉज द तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। आप सभी को पता होगा लॉर्ड महावीर के बारे में, आपको पता होगा बुद्धिज्म के बारे में। कई बार आर्ट्स एंड कल्चर और आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि लॉर्ड महावीर जो है जैन के कितने नंबर के तीर्थंकर हुआ करते थे? क्योंकि भाई प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय, तृतीय, ऐसे 24 तीर्थ, अब जिससे बहुत सारे तीर्थंकर हुआ करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि लॉर्ड महावीर जो है कितने जैन के कितने नंबर का तीर्थंकर थे, है ना? ये आपके ऑप्शंस के तौर, ये प्रश्न के तौर पर है आपके लिए। और आप ये भी बताएं कि लॉर्ड महावीर का जन्म कहां हुआ था? लॉर्ड महावीर का जन्म कहां हुआ था, बर्थ कहां हुआ था? इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका, है ना? तो ये आज के लिए आपके लिए प्रश्न है। तो ये था आज का करंट अफेयर और डेली एनालिसिस। बाकी आप असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कुछ समय बचे हुए हैं, आप अपने आप को बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, बिना स्ट्रेस लिए हुए आप बेहतर तरीके से रिवाइज करें। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिटेड होगा और आपकी सफलता रेट उतना ही ज्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर और हैप्पी होली फिर से आप सभी को।